आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 13वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तालीम और तरबियत की अहमियत। तालीम सिर्फ किताबों का इल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीने का सलीका सिखाने वाली एक रोशनी है। किसी भी माशरे को अगर तरक्की करनी है तो उसमें तालीम और तरबियत दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। लेकिन आज के माशरे में हम देख रहे हैं कि लोग डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत का फुकदान पाया जाता है, जिसकी वजह से माशरे में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। आज हम जानेंगे कि तालीम और तरबियत की अहमियत क्या है और इसमें वालिदैन और असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो आज के मेहमान हैं, अगर हम बात करें तालीम के शोबे में, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि ना सिर्फ इनका बड़ा नाम है, इनकी पूरी फैमिली एक अरसे से तालीम को फ़रोग़ दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन ख़ान, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी नशिस्त में। थैंक यू वेरी मच। हसन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी फ़ैमिली जो है एक अरसे से, जो आपके वालिद साहब हैं वो एक अरसे से तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, फिर माशाल्लाह आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया। जैसे दौर में और चीज़ों के साथ जिद्दत आती है तो क्या ऐसे एजुकेशन सेक्टर में भी जिद्दत आई हो? बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें 1900s के आप सेंचुरी आप देखें, एग्ज़ामिन करें तो किस तरीके से एक वन डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। सिर्फ प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स से बात करते थे और जिस एक रीडिंग और एक बहुत ही एक रोट लर्निंग कन्वेंशनल सिस्टम्स थे। और अब तो बहुत ही रेवोल्यूशनाइज मेथड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अच्छी पेडागोजीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, आईटी इंटीग्रेट हो गया है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंट्रोड्यूस हो गई जिससे बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके होन होते हैं। और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी और मल्टीपल चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिससे एक एजुकेशन को होलिस्टिक बना दिया गया है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लेके चल रहे हैं। इसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी है, इसमें अगेन आईटी स्किल्स भी हैं और जितने भी जो स्किल्स। सो व्हाट वी नो इज़ कि जब एजुकेशन की तरफ हम देख रहे होते हैं तो हमें आगे 20 ईयर्स अहेड देखना है। जो अभी जो हमारे बच्चे हैं जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, दे विल बी एंटरिंग द वर्क फोर्स द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो उस वक्त क्या दुनिया होगी, उस ज़माने में क्या होगा। और हम सब देख सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजिकली कितनी फास्ट पेस हमारी ज़िंदगी और दुनिया हो चुकी है। तो हमें बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग होना पड़ेगा इसमें। और रेवोल्यूशनाइज हुई है एजुकेशन, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में और काम करना बाकी है। अच्छा, हम जैसे अगर शुरुआत की बात करते हैं कि पहले के दौर में सिर्फ एजुकेशन आप होता था, आप स्कूल जाते थे, क्लासेस लेते थे, हमारे लिमिटेड सब्जेक्ट होते थे, पेपर्स होते थे और ख़त्म हो जाते थे। अब स्कूलों के अंदर मैंने देखा है, अच्छे स्कूलों के अंदर ये होने लगा है कि बच्चों के मेंटल इश्यूज़ को भी सुना जाता है, उसके अलावा और दूसरी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि इन चीज़ों की तरफ पाकिस्तान में भी कुछ स्कूलों ने तो सोचना शुरू किया। बिल्कुल, देखें जैसे तरबियत की बात होती है, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो उसके अंदर हम लोग स्कूल में मेंटल और वेलबींग के ऊपर वर्क करते हैं ताकि बच्चे जो स्ट्रेस और एग्जाइटी आजकल के ज़माने में आपको पता है मीडिया की वजह से काफ़ी इस किस्म की चीज़ें पेनिट्रेट हो चुकी हैं। इसके अलावा हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें कि डिफरेंसेस हैं सब एक दूसरे में, लेकिन यूनिटी के साथ रहना है हमें। और एंटी बुलिंग वीक चीज़ें, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जाके लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से फ्रेंड्स मिलजुल के रहें और एक अच्छा कल्चर प्रमोट हो जो कम्युनिटी वेलबींग के ऊपर बेस्ड हो और जो कम्युनल प्रॉस्पेरिटी पे बेस्ड हो, कि सब लोगों के लिए एक अच्छे तरीके से सब लोग इंडिविजुअल्स इनैक्ट करें और सोचें सोसाइटी के लिए एज अ होल रादर देन सेल्फिश डिज़ायर्स। और नॉट ओनली उस तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचें और अपने पूरे इकोसिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, और इसी तरफ हमें सबको लेके चलना भी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सा काम होना बाकी है, आप क्या समझते हैं कि जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल लोग खोलते हैं, बहुत से लोग इसको एज अ बिज़नेस ही लेते हैं, लेकिन अगर खोल रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किन सेक्टर्स में कोई भी स्कूल खोल रहा है, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोल रहा है, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ज़ाहिर तालीम देना भी उसका मकसद है, तो किन चीज़ों को ख्याल जो है किसी भी स्कूल ओनर को रखना चाहिए स्कूल खोलते हुए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे खून में ही समझ लें कि एजुकेशन है, क्योंकि आई वाज बोर्न इनसाइड अ स्कूल। तो सबसे पहले कि जो एजुकेशन को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये कोई मामूली
काम नहीं है, ये Profession एक नहीं है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, 1.5 साल का बच्चा, व्हेन पेरेंट्स कम टू मी, न्यू पेरेंट्स, वो पूरे देख रहा होता है कि पूरे 16 साल वो स्कूल के हवाले कर रहा होता है अपने बच्चे की ज़िंदगी, उसकी पूरी डायरेक्शन, उसका पूरा करियर, उसका पूरा जिस तरीके से वो लाइफ अपनी कैरी ऑन करेगा, वो पूरा उस स्कूल को इंटरेस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रियल एजुकेशनिस्ट ही स्कूल को जो अंडरस्टैंड करते हैं वो ही इस सेक्टर को ऑप्ट Join करें, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये कि देखें, स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस, कि वो जो बच्चा जो 6 घंटे स्कूल में स्पेंड करता है, उसकी जो एक्सपीरियंस हो वो किस तरीके से हो। क्या वो सिर्फ एक कमरे में जाए और सिर्फ बाहर निकल जाए और कुछ उस तरीके से वो एक क्लोज्ड मेंटालिटी से रहे, या वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करे, वो क्यूरियोसिटी आए उसमें, इंक्विजिटिवनेस आए, वो डिफरेंट लर्निंग एरियाज और स्पेसेस में जाए, लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करें, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स को लेके चले। तो इस तरीके से हमें सोचना है वी शुड हैव प्लेग्राउंड्स एज वेल, क्योंकि अगेन फिजिकल एजुकेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि डिफरेंट साइजेस स्कूल्स भी ओपन बिल्कुल होना बन शुरू गए हो गए हैं। तो पर्पस बिल्ड स्कूल्स होने चाहिए, एक आईटी इंटीग्रेटेड होने चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो उसको लीड करें, एक मिनिमम। अच्छा, जो हसन आपने बात करी, ये बिल्कुल एक सही बात है कि हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसको लोग एज अ बिज़नेस लेते हैं। अच्छा, बिज़नेस में लेने में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स, तो मेरे पास अगर पैसा है तो मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूँ। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में आप नहीं समझते कि कोई ऐसा रूल आना चाहिए कि भाई हर कोई जिसके पास पैसा है वो स्कूल ना खोल ले, चाहे छोटे साइज़ का बड़े साइज़ का, एटलीस्ट उसका अपना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि आजकल पुराने ज़माने में आप यकीन करें जो डिफरेंट अलॉटमेंट होती थी एजुकेशनल लैंड्स की, वो उसमें उन लोगों की बहुत रोल होती थी जो रोल मॉडल्स हुआ करते थे। मतलब बड़े बड़े लोग जैसे हकीम सईद हैं या मल्टीपल लोग हैं, उनको एजुकेशनल एमिनिटीज़ अलॉट किया जाती थी, क्योंकि उन पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट करती थी कि ये लोग हैं सही जो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस किस्म की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सिर्फ रियल लोगों को, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, फ्रेंचाइज सिस्टम स्कूल्स के अंदर आ गया है, काफ़ी कमर्शलाइजेशन भी हो गई है, तो जिसकी वजह से वो रियल एसेंस एजुकेशन का रहा नहीं है और वो एक बिज़नेस की तरफ अनफॉर्चुनेटली मूव और अच्छा, टिल्ट हो इसमें चुका एक है। ज़ाती मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के साथ भी ये होती है, जो आपने फ्रेंचाइज़ की बात की कि कुछ बड़े नाम उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज़ ऐसे बांट दी जैसे पता नहीं क्या चीज़ बट रही है। अब ज़ाहिर है अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा तो इतने बड़े बैनर के नीचे हैं ये, लेकिन जिसने फ्रेंचाइज़ खरीदी है उसका अपना तो कोई तजुर्बा है नहीं, और उसने वही माहौल बनाया हुआ है कि जो माहौल आम किसी स्कूल में भी मिल जाए हमें, तो फिर हम इतनी फ़ीस दें क्यों? ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स का। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल अग्रीड। और ये अगेन वही बिजनेस और कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग और डिफरेंट डिफरेंट लोग जिनका एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है, जो समझ ही अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि किस तरीके से एजुकेशन डिलीवर होनी चाहिए, लेसन प्लान्स क्या होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है स्कूल का, कैसी प्रोफेशनल्स हमें टीम बनाने के लिए चाहिए, लोग किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं, किस तरीके से बच्चों की किन किन एस्पेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या सोशल, इमोशनल, मल्टीपल डिफरेंट जो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने होते हैं, वो जब उनको पता ही नहीं है तो वो सिर्फ उनको एक ईमेल आती है जिसमें उन काम दिया हुआ जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि फाइनेंसेस इन और आउट कितने हो रहे हैं, और जो फ्रेंचाइजी होता है मास्टर, उसको अपनी रॉयल्टी का फिक्र होती है, वो आके पूछता भी नहीं है कि उस स्कूल में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जबकि उससे उनका भी इमेज खराब हो रहा है। इमेज ज़ाहिर है हम खराब हो किसी रहा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइज दी हैं और उसके बाद जो है वो उनका नाम जो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि मार्केट में ख़राब इस हवाले से हो रहा है कि भाई ये तो उनके उस स्कूल में ना कराना जिसमें होता है। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं स्टाफ की, फैकल्टी की, आपके समझते हैं ट्रेन टीचर कितनी ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि कुछ स्कूलों में हम देखते हैं कि लोग टीचिंग को एज अ टाइम पास लेते हैं। जैसे अभी शादी होने में मेरी टाइम है थोड़ा, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो जी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, या अभी मेरे इंटर के पेपर ख़त्म हुए हैं, अभी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कितना गलत है? क्योंकि ज़ाहिर है जो टीचर हैं उनका सिलेक्शन जो होता है क्राइटेरिया, वो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल 100% देखें, टीचर का वेल क्वालिफाइड होना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 20-25 स्टूडेंट्स पूरे साल जो उनके साथ इंटैक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो अगर टीचर खुद जो ना इनएक्सपीरियंस्ड हो तो वो उन माइंड्स को कैसे शेप कर सकेगी? ठीक है, अगर खुद उसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि टीचर एटलीस्ट एमएड और बीएड किया हुआ हो, उन्होंने एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किया हुआ हो। अच्छी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी टीचर्स लाइसेंसिंग पे वर्क कर रही है काफ़ी, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की है जिससे पास हो के टीचर्स को लाइसेंसेस मिला करेंगे और वो ही सिर्फ एलिजिबल होगा टीच करने के लिए। तो किसी एक प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो Great. एक अच्छा इकदाम है। और जो शहजाद रॉय और उनकी 2-3 और जो एजेंसीज़ हैं वो मिल के
इनको रन थ्रू कर रहे हैं, तो अच्छे लोग भी बैकिंग है और अच्छी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें मूव कर रही हैं। तो हसन ये कब तक होने का चांस है, क्योंकि ये जो आपने भी चीज़ बताई है ये ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जी, जी। कि एक लाइसेंस आ जाएगा, ज़ाहिर है एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को जब आप पास करेंगे तो आपको वो लाइसेंस मिलेगा। तो कब तक का चांस है कि ये लाइसेंस जो देखिए, है ये लॉ पास हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो इससे एग्जामिनेशंस और इसकी टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं वो अनाउंस होने वाले हैं, और फिर फ़ौरन से फर्स्ट लाइसेंसिंग फिर शुरू होने होंगे। आई थिंक एट मैक्स ओनली 6 मंथ्स। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। और भी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन पे हम बात करते रहते हैं कि भाई अगर एस्थेटिक है तो हर कोई ना उसको शुरू कर ले जाए, और भी चीज़ें होती हैं। तो एजुकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर एजुकेशन में ये चीज़ गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि भाई जिसके पास लाइसेंस होगा वही टीचिंग कर सकता है। इस प्रोफेशन को टाइम पास ना लिया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ जलफ्रेजी राइस जलफ्रेजी विद राइस। सालसा सॉस। ये क्या चीज़ है ये जो बन रही है? ये जलफ्रेजी बन रही है। जलफ्रेजी है जी, ये? चिकन जलफ्रेजी बन सीरियसली इस पे ज़रा सा Exactly. कैमरा लें, ऐसा लग रहा है रात की निहारी रख के अगर हम अगले दिन बस। सुबह उसको गर्म करते हैं ना तो ये वाला आता रही है। है। अभी आप रेडी होने दें, यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करके रखे हाँ, हैं। राइस अच्छे लग रहे ठीक है, राइस अच्छे हैं, यहाँ पे कैप्सिकम है, यहाँ पे अनियंस हैं और स्पाइसेस हैं थोड़े बहुत जो इसके अंदर ऐड होंगे। फिर आपको लगेगी कि हाँ ये जलफ्रेजी राइस बन रहा है। ठीक है जी। ये बनती किस तरह, जरा तो ये ये बताएं। मैं बना रही हूँ सबसे पहले तो जी डालडा कुकिंग ऑयल में रमज़ान मुबारक के मज़ीद पुरौनक बनाने के लिए डालडा लाया। मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग जो है डालडा की तरफ से अपने सारिफीन के लिए एक तोहफ़ा। इस माह रमज़ान सेहत और बचत साथ डालडा पर 250 रुपये तक की बचत। सेहत भरे रमज़ान है क्योंकि ये डालडा का रमज़ान है, सेहत भरे पकवान है क्योंकि ये डालडा का रमज़ान। और जहाँ माम था वहाँ पे डालडा, और ये तमाम चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी, फिर आपको जलफ्रेजी वाला लुक इसमें नजर आएगा। ठीक है, अगले ब्रेक में हमें पता चलेगा कि कितना जलफ्रेजी का लुक है। और मैं इसमें डालूंगी डालडा कुकिंग ऑयल, जिससे इसको और 4 चांद लग जाएंगे, इसके जायके को, इसके टेस्ट को। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है जब भी हम कुछ इस तरह का खाना पका रहे होते हैं? बोनलेस चिकन आपको पता है वैसे ही बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। बस इसके अंदर मैं वेजीज ऐड करूंगी, फिर राइस बॉईल करके रखे हुए, तो टाइम भी बच जाता है। तो ये 10-15-20 मिनट में आराम से रेडी। चाइनीज फूड जो है वो ज़्यादा जल्दी बनता है या देसी? चाइनीज़ जल्दी बनता है, बट ये कि कटिंग वगैरह आपके पास प्रॉपर्ली चॉप हुई हुई हो तो टाइम भी आपका सेव हो जाता है। थोड़ी सी तैयारी होती है। ज़्यादा मेहनत चाइनीज़ में लगती है? मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, जो चीज़ आप आप दिल से बना रहे हो। मैं देख रहा हूँ ना कि आपने इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा हैं, किया हुआ है, और ये जो है ये क्या चीज़ है? कैप्सिकम है, ये वो अनियंस हैं, अलग-अलग आपने ये अलग-अलग सब चॉप करके पहले से सब सेटिंग करके रखा हुआ है। और कुकिंग टाइम इतना होता नहीं है, बस कटिंग का चॉपिंग का टाइम होता है। और जब सब चीज़ें आपने किया ये सब सरतार ने किया है? मिलके किया है, मैं मिलके करती हूँ काम। मिलके करती हूँ, ये अकेले काम नहीं कर रही होती, हमारे एक और भी हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पे करो, तो बताएंगे, मैं मिलके खा के बताएंगे कि कैसे। और इस वक्त हमारे साथ हमारी एक और मेहमान मौजूद हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं निशा सुल्तान, इंटरनेशनल नेट बॉल प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निशा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशा, अगर हम बात करते हैं किसी एथलीट की, किसी स्पोर्ट्समैन की, तो उनकी जो जर्नी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और ज़ाहिर है बहुत मुश्किलों के बाद आपको वो मुकाम मिलता है। तो स्टार्ट कैसे हुई, शुरू से शौक़ था, जर्नी थोड़ी सी हमें बताएं अपनी। स्पोर्ट्स की मेरी लंबी जर्नी है। तो स्टार्ट आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इंटर मैंने वहीं से किया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं कराची आई थी। खैर स्पोर्ट्स में मैं बचपन से ही थी एक्टिव, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इस वजह से मैं परस्यू नहीं कर पाई थी स्पोर्ट्स करियर को। इसीलिए मैं जब कराची आई थी, कराची आने के बाद फिर मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर का आगाज़ किया था। ठीक है, स्पोर्ट्स करियर का आगाज़ कराची आने के बाद फिर किस तरह हुआ, कहाँ से आपको पहला ब्रेक मिला, और फिर नेट बॉल, इस पे किस तरह इंटरेस्ट हुआ? सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद मेरी बहन ने मुझे मोटिवेट किया था कि तुम्हारी हाइट लंबी है, कोई स्पोर्ट्स खेलो। मैंने खैर अपनी बहन को बताया था कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, वॉलीबॉल खेलना पसंद है, क्योंकि गांव में यही गेम्स हम खेलते थे, क्रिकेट वगैरह। सो उन्होंने मुझे कहा था कि डिफरेंट चीज़ें आप देखो, क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट पे दुनिया ख़त्म नहीं होती, और भी गेम्स है जिसमें आप अच्छा कर सकती हो। हाइट अच्छी है, बास्केटबॉल ट्राई कर लो या कोई और गेम ट्राई कर लो। सो करते कराते मेरी दोस्त यहाँ नेटबॉल खेलती थी एकेडमी में, उससे फिर मुझे नेटबॉल का पता चला था। उसके बाद फिर मैंने नेटबॉल एकेडमी ज्वाइन की थी, उसके बाद फिर सिंध टीम में, उसके बाद फिर वापडा से फिर नेशनल।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी बहन ने आपको मोटिवेट किया, तो ज़ाहिर है इधर एक क्रेडिट फिर उनको भी जाता है हाँ। कि ज़ाहिर है मोटिवेट करने वाले का एक बड़ा क्रेडिट होता है। आप जब पाकिस्तान के लिए नाम आया, ज़ाहिर है पहले सिंध में आपने बताया, फिर आपको डिपार्टमेंट मिला, देन पाकिस्तान, वो फीलिंग्स कैसी थी कि जब पाकिस्तान की, ज़ाहिर है जो आपने ये जो जैकेट पहनी हुई है, जो पहनी हुई है, ये हर किसी को नहीं मिलती और हर किसी का ख्वाब होता है ये जैकेट पहनने का। वो फीलिंग्स कैसी थी, नाम किस तरह आया, कोई सिलेक्शन जब हो रहा था तो कोई कोच ऐसा है जिसको आप कहें कि हाँ जी इनका बड़ा एक किरदार रहा मेरे करियर में? इट वॉज़ अमेजिंग, लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपने आप से कि मैं नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक मैं जा सकती हूँ। इट वाज़ माई फैमिली, फ्रेंड्स और हाँ कोच। एलीट एकेडमी हमारी नेटबॉल एकेडमी है, कराची में है। वहाँ पे हमारे कोच होते हैं और हमारी फेडरेशन होती है। सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, फैमिली, कोच एंड फेडरेशन। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका ज़ाहिर ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, अगर आप वैसे डायरेक्ट पहली कराची में होती तो आज तो आप बहुत माशाल्लाह और जैसे अभी हैं और आगे चली जाती, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो फैमिली की तरफ से कभी ये हुआ कि भाई अब तुम पढ़ाई कर लो, ये स्पोर्ट्स में क्यों आई हो? क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम भी आती है कि वो कहते हैं नहीं बस पढ़ाई करनी है और एक्टिविटीज़ छोड़ो। नहीं, आई गेस मैं गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि लोग मुझे इसी वजह से जानने लगे थे, क्योंकि नेटबॉल के और भी नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको इतना आपको पता है क्रिकेट के अलावा और एथलीट्स को इतना पूछते नहीं हैं, तो इतने फेमस नहीं होते लोग। मैं गिलगित बल्तिस्तान की वजह से ही नहीं, famous गिलगित हुई थी। बल्तिस्तान की तो आप हैं ज़ाहिर है और उस वजह से फेमस है और हमें बड़ा शौक है कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाएं। फैमिली की तरफ से कभी आया प्रेशर कि नहीं भाई? नहीं, मेरी फैमिली की वजह से प्रेशर नहीं आया, इसीलिए मैं आज इधर हूँ। अगर फैमिली की वजह से आता तो फिर नहीं जा सकती। हाँ, दूसरे जो गांव के लोग हैं या दूसरे लोगों ने काफ़ी बातें की, रिलेटिव्स वगैरह, लेकिन मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी अम्मी स्पेशली मेरे साथ खड़ी रही। सो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे हर चीज़ में, खेलने में, एकेडमी जाने में, चाहे वो कैंप्स हो, वो कराची से बाहर भी होते, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में होते थे, तो वो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, हमेशा मुझे जाने दिया। सो या अच्छा, ये जो लोग बातें कर रहे थे अब वो बैठ के जेलस हो रहे होंगे या फिर नाखून काट रहे होंगे? लोग बातें बड़ी करते हैं। देखें, मैंने ये सवाल इनसे इस वजह से किया कि ज़ाहिर है जो भी कोई अपनी जर्नी होती है ना पीछे, वो उसमें बड़ी हर्डल्स होती हैं। हम देखते हैं कि जी आज ये नेटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी, इनके बड़े मज़े किसी के नहीं होते, एक बड़ी कड़ी मेहनत होती है। अभी हम उन मेहनतों के बारे में पूछेंगे, लेकिन बातें करने वालों का भी एक बड़ा रोल होता है कि जब वो बातें करते हैं तो फिर और हमें वो होता है कि नहीं हमने करके दिखाना है, तो थोड़ा सा क्रेडिट हम आपको भी देते हैं जो बातें करते रहते हैं। अच्छा हसन, आपकी जानिब आते हैं, जैसे मैंने उस वक्त एक सवाल किया था जिस पर आपने कहा कि टीचर्स की अब एक एकेडमी बिल्कुल बन रही है कि जिसमें चेक किया जाएगा कि भाई आया ये एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, स्कूल्स के अंदर हम अक्सर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी सुनते हैं जिस पे पेरेंट्स शिकायत करते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे वो एक्टिविटीज़ क्यों होती है। लाइक सपोज़ हम सुनते हैं जी किसी दिन ग्रीन डे मनाया जा रहा है, किसी दिन येलो डे मनाया जा रहा है, अब बच्चे अलग अलग करेक्टर बन के आ रहे हैं। उसमें अक्सर पेरेंट का ये कहना होता है कि जी हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा था, अब ये एक्सपेंसेस भी हम पे डाल दिए। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके पीछे रीज़न क्या होता है? देखें, एक अगेन सिर्फ बच्चों को सिर्फ बुक से कन्फाइन नहीं करना, ठीक है, उनको एक्सपीरियंशियली, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, उनको डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से, उनको एक पूरे एटमॉस्फेयर बना के, एक पूरे एजुकेशनल एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम में डाल के उनकी लर्निंग करवानी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंट वीक सेलिब्रेट होते हैं, डिफरेंट हम प्रोग्राम्स रन करते हैं, चाहे वो एकेडमिक प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें कभी रोल प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर बच्चे प्रोफेशंस या डिफरेंट चीज़ें उनके सामने आती हैं, उनका टैलेंट सामने आता है। टैलेंट सामने आता है, सब चीज़ें होती हैं। कभी असेंबली प्रेजेंटेशंस होती हैं उनकी, कभी उनकी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी उनकी थिएटर होता है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल्स होती हैं, उनकी कभी डिबेट स्किल्स को हमें पॉलिश करना होता है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिससे बच्चे को इंगेज किया जाता है। अब हमारे स्कूल्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चों को बता सकें कि यूनिवर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और इस तरीके से उजागर होता है। फिर हम अपने स्कूल्स के अंदर डिफरेंट नर्सरी राइम वीक्स सेलिब्रेट करते हैं। हम डिफरेंट अगेन लाइक ए सेड के डिफरेंट करियर डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर। अच्छा हसन, आप क्या नहीं समझते कि इससे बहुत से ऐसे बच्चे निकल के आते होंगे? ज़ाहिर है अगर हम बात करें तो हर बच्चा सिर्फ वो कहते हैं ना किताबी वो नहीं होता, कुछ बच्चों का दूसरे टैलेंट भी होते हैं जो जिसकी बड़ी ज़रूरत होती है हमें। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो टैलेंट भी आप लोगों को नज़र आ ही जाता होगा कि यार ये बच्चा ठीक है पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है लेकिन ये इस फील्ड में बहुत नाम बना सकता है। बिल्कुल, देखिए जब हमारा स्कूल का काम ही यही है कि
कि हम उन बच्चों को डिफरेंट डिसिप्लिन और डिफरेंट एक्सपोजर्स दे सकें, उनको डिफरेंट डिसिप्लिन और वैरायटी ऑफ मॉड्यूल्स के साथ उनको हम स्पोर्ट्स से भी देख सकें, उनको आर्ट से भी देख सकें, उनको IT सेक्टर का भी एक्सपोजर दे सकें, हम उनको कोर मॉड्यूल्स, न्यूमरेसी, लिटरेसी, सब चीज़ों का हम उनको एक फ्लेवर दे सकें और फिर वो अपना पैशन डेवलप करें उस पर्टिकुलर जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस तरफ वो ज़्यादा राग़िब हैं। तो ये स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को करें। और लाइक यू सेड कि हम अगर एक फ़िश को उसकी एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री और मंकी को फॉर इट्स एबिलिटी टू स्विम इन जज करें तो वो कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे महावरात होते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से हमें गेज करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा स्टडीज़ में अच्छा हो वो हर चीज़ में अच्छा हो, सबकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, सबकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हर बच्चा यूनिक होता है, उसको अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ लेकर आता है, वो अपनी पर्सनालिटी लेकर आता है, वो अपना टैलेंट लेकर आता है और सब उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो स्कूल्स हो, और फिर उसको होन करने और उसको पॉलिश करना। बिल्कुल जी, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेफिनेटली कोई भी अगर स्कूल कराता है तो उसके पीछे एक विजन ज़रूर होता है वक्ती तौर पे, क्योंकि जो ओल्ड हम जैसे कह लें कि अगर पुराने वक्तों के लोग हैं तो उन्हें ज़ाहिर है ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही हसन से सवाल किया था कि एजुकेशन में क्या जिद्दत आई है, तो ये जिद्दत के ही वो है पार्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक बच्चे को पहले हमारे दौर में बस वो एक ग्रीन कलर होता था, वो दिखाते रहते थे यही ग्रीन है यही ग्रीन है, लेकिन अब बच्चे को बताया जाता है कि ये ग्रीन इसमें है, ये ग्रीन इसमें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों में से अक्सर बच्चे का वो टैलेंट नज़र आता है जो शायद हम वैसे ना देख सकें। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैनब तैयार हो चुके हैं जो आप बनानी थी राइस विद चमचा पकड़े आप। नहीं, मैं चमचा नहीं पकड़ रहा, मैं ऐसे उठा के देखूंगा। देखिए ये निहारी लग रही है आपको कहीं से? नहीं, ये पता क्या लग रहा है, इन्होंने निहारी रात की बची हुई निहारी में चावल डाल के आपने मिक्स कर दिए, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना तो है। ये आपने मिक्स कर दिया, हम तो अपने मर्जी से डालते थोड़ा। ये कहीं से निहारी लग रही है आपको? अच्छे तो लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं जी। बस कितने वाइब्रेंट से कलर्स हैं, देखिए वाइट भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, और आपको निहारी लग रही है। ये निहारी लग रही है जी, बिल्कुल। और शुक्र है आज कोई स्टेन और दोबारा नहीं आया जी। नहीं, और क्योंकि आ भी नहीं सकता खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। बिल्कुल जी, खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से ना डरें, लेकिन इनसे दूर रहें क्योंकि अक्सर छींटे मार देती हैं कपड़ों पे, इस वजह से हम इसमें नहीं आ सकते, इसमें आ नहीं सकती, इस वजह से जो है वो सुकून है। और आज ड्रिंक बना रही है नहीं बना रही? बना रही हूँ मैं, बहुत मज़ेदार बन रही है ड्रिंक हमारी। ब्लैक पेपर लेमनेड बन रहा है आज। ब्लैक पेपर लेमनेड, चलें जी पी के देखेंगे। अच्छा मुझे बताएं निशा, आप यहाँ पे खड़ी हुई तो हैं किचन में, असली ज़िंदगी में कभी किचन में खड़ी हुई हैं? हाँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा खाना बनाती हैं आप? अच्छा मुझे बताएं क्या क्या बना लेती हैं आप? ये मुश्किल सवाल है। नहीं फिर भी क्या बना लेती हैं? मैं कढ़ाई बनाती हूँ अच्छी, व्हाइट चावल अच्छे बना लेती हूँ, बिरयानी भी बना लेती हूँ। तो कुकिंग आपको किसने सिखाई, कब में टाइम मिल गया कुकिंग सीखने का आपको? कुकिंग मैंने खुद ही सीखी है, खुद ही सीखी है? एक्सपेरिमेंट कर करके थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। कभी घर में अम्मी ने या किसी ने हेल्प नहीं की कि बेटा आओ ये भी सीख लो? नहीं, मेरी अम्मी असल में सर्दियों में आती है कराची, फिर गर्मी में चली जाती हैं, तो गर्मी में मुझे खुद खाना बनाना पड़ता है, सर्दी में मम्मी बना लेती है। बना लेती है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, अगर हम वहाँ के खानों की बात करें तो वहाँ पे कौन से खाने बड़े मशहूर हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर खाने हैं? आप गए हैं कभी गिलगित? नहीं मैं गया नहीं, तभी पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बिरयानी है, कराची वालों के लिए बिरयानी, हलीम, निहारी, कोरमा, तो वहाँ भी यही होता है बिरयानी, निहारी, हलीम, कोरमा, या अलग कुछ डिशेज हैं जो बड़ी वहाँ की फेमस है? गिलगित में जैसे आपने मुझे कहा था कि सर्दी होती है तो डाउडो मशहूर है। क्या चीज़? डाउडो इज लाइक सूप। डाउडू? यस, डाउडू, ओके। डाउडू नहीं, डाउडो। डाउडू, जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है। छप्स रोज स्पेशल लोग खाते हैं वहाँ जाके। यस, एंड बीफ ज़्यादा लवर होते हैं वहाँ पे या नहीं? ये सुना कि रोस्ट जैसे टाइप पेशावर में अगर हम जाते हैं तो बीफ लवर बहुत है। नहीं, वहाँ पे सादा खाना बनता है, इतना कोई स्पाइसी, जैसे कराची वालों को स्पाइसी खाना पसंद होता है ना, वहाँ से सिंपल खाना बनता है। वहाँ खानों में मसाले नहीं होते? मसाले नहीं होते, इसीलिए हेल्दी होता है वहाँ का। वहाँ के लोग जो है इसी वजह से हेल्दी होते हैं कि मसाले नहीं होते हैं, और हम तो फिर वहाँ जाके भूखे रहेंगे। नहीं, आप सब शुरू ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। डाउडो आप अब उसमें मसाले ही नहीं है, फिर फायदा क्या? आपके लिए डलवा देंगे। हमारे लिए जी स्पेशली जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डलवा देंगी। और इस वक्त सेट पे आपको निल्सन पेंट भी नज़र आ रहा होगा, जिनका कहना है रंग ज़िंदगी का। निल्सन पेंट आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है और इसकी खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिसमें आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी निल्सन पेंट इस्तेमाल कीजिए। आज बात हो रही है तालीम और तरबियत के हवाले से, और मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अगर हम एक बात करें कि अच्छे और बेहतरीन माशरे की, तो उसमें तालीम के साथ तरबियत का होना कितना ज़रूरी है?
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। शरी भाई, जो आपने बात कही कि आज के माशरे में जहाँ हम इल्म हासिल कर रहे हैं वहाँ तरबियत जो है उसका कितना अहम रोल है या उसकी क्या अहमियत है, तो हम सबसे पहले अल्लाह के रसूल की हदीस की तरफ चलते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि इल्म हासिल करो मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। माँ की गोद में क्या इल्म हासिल होगा? मुराद क्या है कि माँ की गोद वो पहली तरबियत गाह है, वो सीखने का पहला मरहला है जहाँ से बच्चा बुनियादी तौर पर तरबियत भी हासिल करता है और सीखना शुरू कर देता है। यानी माँ ही जानती है कि एक बच्चा जब रोता है तो उसे पता होता है कि अभी से भूख लगी है या प्यास लगी है। इसी तरीके से माँ ही इसकी तरबियत में पहला रोल अदा करती है कि उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो सबसे पहली बात कि आज के माशरे में सबसे बड़ा फ़क़दान ही ये है कि हम इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े इदारों में जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में नाम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जब बच्चे, मैंने ख़ुद भी महसूस किया कि जब आप निकलते हैं तो वो बच्चे, उन बच्चों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जो अनपढ़ नज़र आते हैं, क्योंकि जाहिल वो नहीं है जिसे पढ़ना लिखा ना का, जाहिल वो है जिसे तमीज़ ना हो। आप मसला ही यही है कि अल्लाह के रसूल ने जैसे फरमाया कि आपने इल्म हासिल करना है, आपने अभी हदीस में फरमाई कि मुसलमान मर्द हो या औरत हो, दोनों पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कौन सा? जो इल्म नाफ़े हो, यानी ऐसा इल्म जिसको हासिल करने के बाद आप दूसरों के लिए वो इल्म पहुंचाने वाले, उनको नफ़ा देने वाले हों। ऐसा ना हो कि आप तो आलिम, यानी आप एक इल्म वाले बन गए लेकिन माशरा आपसे जो है वो परेशान है तकलीफ का या वो तकलीफ़ में आया कि भाई ये आपका बिगाड़। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम ने तरबियत का मरहला जहाँ माँ की गोद से रखा, वहाँ इस्लाम ने तरबियत का मरहला हर लम्हे हर उस्ताद के लिए रखा कि एक अच्छा, अभी आपने उस्ताद माँ की गोद की बात की, थोड़ा सा हम इसको यहीं पे रोक के इस चीज़ को, एक सवाल आता है कि बिल्कुल माँ की गोद जो है वो औलाद की पहली दरगाह होती है, लेकिन आजकल इतना बिजी दौर है कि डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो वालदा भी जॉब कर रही हैं, वालिद भी जॉब कर रहे हैं, उस तरह टाइम नहीं दे रहे। फिर पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, अब उसमें भी कमी आ गई है, तो बच्चा फिर किस तरह तरबियत लेगा जब ज़ाहिर दोनों बिजी हैं? तो देखिए बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ से मुराद कि अगर वो उस्ताद या वो उस्तानी जिसे हम कहते हैं, जो कि स्कूल में मॉन्टेसरी आजकल का दौर शुरू हो गया है, वो भी उस्ताद भी माँ बाप की तरह ही होते हैं। अगर वो अपने बच्चे को जहाँ वो आ रहा है वो उसको 10 हैबिट्स या 100 हैबिट्स वो ऐसी सिखाएं जिनकी आदत और शुमार बदल जाए। मिसाल के तौर पे अब हमें ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसकी आदत में फ़र्क नहीं आ रहा कि भाई बैठ के खाना या नहीं खाना, 3 सांसें पानी पीना या नहीं पीना। अगर ये चीज़ें तरबियत के माहौल में ढाल ली जाएँ, बच्चे की बेस बुनियाद बेहतर हो जाए, तो आगे आने वाले वक्त में वो उसी पर अमल पैरा होगा। अच्छा मोहसिन भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें याद है कि जब हम छोटे थे कि भाई 3 आपने घूंट में पानी पीना है या इस तरह करना है, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें सच स्कूल में एक दफ़ा बता दी जाएंगी, 2 दफ़ा बता दी जाएंगी, लेकिन जो घर में आप इतना लंबा अरसा गुजार रहे हैं, सपोज 18 घंटे या 14 घंटे, तो ये तो वहाँ से सिखाने वाली चीज़ें हैं ना। ठीक है, जैसे अभी आपने एक जुमला कहा कि अगर माँ बाप दोनों बिजी हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आज इंस्टीट्यूशन, देखिए दरसगाह जो होती है ना वो तरबियत गाह भी होती है। बिल्कुल, आप सिर्फ उसको ऐसा ना समझें कि वहाँ पर हुजूर ने ऐसे तो नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया जब एक मुसलमान निकलता है, एक बच्चा तालिब इल्म निकलता है, तो कहा जाता है फरिश्तों अपने परों को बिछा दो। फिर यहाँ तक भी हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा इल्म की राह में निकलता है तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। तो वो बच्चा जो निकल रहा है वो इल्म हासिल करने के लिए, तरबियत करने के लिए, तो इसी तरह उस्ताद का भी रुतबा बयान फरमाया ना कि उस्ताद का मुकाम व मर्तबा क्या है कि वो सिर्फ उस बच्चे की तरबियत नहीं कर रहा, बल्कि जब तक वो बच्चा रहेगा दुनिया में, उस्ताद रहे या ना रहे, जब तक वो अमल करता है कि उसको सवाब मिलता रहेगा। अब हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गया। अब आप बात करते हैं, मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है जहन में। नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो असातिज़ा हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं पेरेंट्स की जानिब से। रिस्ट्रिक्शन मीन कि भी आप हमारे बच्चे को, मैं ये इसके हक़ में नहीं हूँ कि जी बच्चे को मार मार के लहू लहान कर दो या कमर पे निशान दे दो, लेकिन एक पनिशमेंट का अमल होता है। लेकिन आजकल जो है वो पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ बहुत है कि नहीं जी बहुत राइट्स आ गए हैं, आप हमारे बच्चे को डांट नहीं कर सकते, आप हमारे बच्चे को ये नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में जब हमने असातिज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तरबियत कहाँ से करें? देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ऐसा लगता है कि वालिदैन ने या तो उस्ताद को ख़रीद लिया है या तो फिर स्कूल को ख़रीद लिया, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि जिस तरह उनका पेशा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका हल ऐसा निकालता हूँ।
देखें, आपका काम है कि आप बहसियत उस्ताद एक प्रोफेशन, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुस्त मुअल्लिमन। तो ये जो प्रोफेशन है ये मेरे नबी ने चूज़ किया है, तो ये इतना बड़ा मुक़द्दर प्रोफेशन है। अगर माँ बाप ऐसा करते भी हैं, लेकिन आपने अपने प्रोफेशन की लाज रखनी है। अपने बच्चे को, यानी कि जो स्टूडेंट है वो भी आपका बच्चा है, आपने 100% उसकी तरबियत पर ध्यान देना है। क्योंकि याद रखिएगा, इल्म तो वो कहीं से भी आजकल सीख रहा है, आज आपके पास गैजेट्स हैं सब, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि उसे तरबियत नहीं मिल रही। ठीक है हसन भाई, आपकी जानिब आते हैं। ये जो मैंने एक सवाल किया कि रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं पेरेंट्स की तरफ से, कुछ स्कूलों में तो बहरहाल अभी भी सरकारी माहौल वाला माहौल है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में अब ये रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि आप बच्चे के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते, उस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को मारना शुरू कर दें। हमारे दौर में होता था हाथ ऊपर करके खड़े हुए मुर्गा बने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक टीचर के पास इतना राइट्स तो होना चाहिए एटलीस्ट। आप क्या समझते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, इससे कितना प्रॉब्लम उनके अपने बच्चे का हो रहा है? देखिए, एक तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि स्कूल जो भी एक्शन लेता है वो उनके बच्चों के लिए की भलाई के लिए होता है। ऐसा ही। ठीक है, अच्छा कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए तो मैं भी बहुत अगेंस्ट हूँ। Definitely. ठीक है, आई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। और अगर कोई टीचर हाथ लगाते हैं बच्चे को तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे को बोला कि थिंकिंग कॉर्नर पे जाके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि आपने क्या गलती की है, या अपने पीयर टू पीयर से अपने दोस्त से पूछो कि क्या आया कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से हम बच्चों को स्कूल कर सकते हैं। जैसे तरबियत की बात की, देखें हम स्कूलों के अंदर 1.5 साल 2.5 साल के बच्चों को हम कर्टेसी वर्ड सिखा रहे होते हैं, उनको वेलकम, सॉरी, उनको हम दुआएं सिखा रहे होते हैं कि स्टेयर्स को क्लाइम अप करने से क्या होता है, फिर कैसे होता है, किस तरीके से हम डिफरेंट अस्माउल हुस्ना सिखा रहे होते हैं उनको, डिफरेंट तरीके से उनको सुन्नत आदात उनको बता रहे होते हैं किस तरीके से उनको लेके चलना है। फिर जैसे जैसे उनकी बड़ी होती रहती है एज, हम उनको डिफरेंट उनके लिए जैसे तस्बीह डे होता है, नमाज डे होता है, बिल्कुल। रेसिटेशंस दे देते हैं, हम लोग एंटी बुलिंग वीक करते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और स्पेशल बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, किस तरीके से डोनेशन करनी है, किस तरीके से चैरिटी और चैरिटेबल बिहेवियर रखना चाहिए बच्चों को, किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें स्कूल का एक पार्ट है। तो अगेन देखिए, मेरा बस चले तो मैं स्कूल की ड्यूरेशन को ही लंबा कर दूँ 8 to 4 करके, जितना हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 6 आवर्स 5 to 6 आवर्स होते हैं स्कूल के पास, उसको कोर मॉड्यूल्स भी देखने हैं, उसको न्यूमरसी लिटरेसी भी सिखाने हैं बच्चों को, और फिर ये सब चीज़ें भी सिखानी है। लेकिन हम मुझे लगता है कि हम अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा हसन, वही मैंने बात की ना कि देखें आप अपने तौर पे अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, घर का माहौल इस चीज़ में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि जी आजकल क्योंकि माशी हालात ऐसे हैं तो जो वालदा हैं वो भी जॉब कर रही हैं, फादर भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे को उस तरह टाइम नहीं मिल रहा है। अब फिर हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें असातिज़ा पे कि जी वो हमारे बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना के भेज दे। अब उनके पास तो वो 4 घंटे 5 घंटे है, लेकिन जो बाकी इतनी देर वो घर के अंदर एक माहौल देख रहा है, उसका उसकी लाइफ पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बच्चा इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन घर के अंदर। वो देख रहे हैं कि उसके वालिद साहब उसको कितना टाइम दे रहे हैं, उसकी मदर, इवन जो रिलेशनशिप्स आपस में घरों में मेंटेन हो रहे हैं उनको भी बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो हर चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और वो उसी इन्वायरमेंट से पिकअप कर रहे हैं। अब अगर पेरेंट्स नहीं है तो बच्चा ज़्यादातर क्या करे, वो स्क्रीन टाइम अपने लेके चल रहा है, वो अपनी मेड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो किस माहौल में है पता नहीं है, पीछे अगर वो किसी अंकल आंटीज़ के साथ है किस तरीके से वो मैनेज कर रहा है। तो घर का तो काफ़ी असर होता है, चाहे वो लैंग्वेज एबिलिटीज़ के ऊपर हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो हैबिट्स हो। अब अगर बच्चा देखेगा कि द पेरेंट्स आर स्मोकिंग और कुछ अलग तरीके से वो कर रहे हैं, तो बच्चा क्या अंडरस्टैंड करेगा। अगर वो देखेगा कि सोशल डिस्कॉर्ड है फैमिली के अंदर और फैमिली के अंदर नाचाकियाँ हैं, तो वो क्या सीखेगा, किस तरीके से। वही जो बिहेवियर बच्चों का घर में देखते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है स्कूल के अंदर, वही वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जो भी अगर वो देखते हैं कि एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छे खुशी घराने से, प्रॉस्परस फैमिली से, तो वो इसी तरीके से बच्चा भी रिएक्ट करता है, वो ब्लॉसम करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, वो इसी तरीके से एक्सप्रेस करता है। और अगर वो एक ऐसे थोड़े से माहौल से आ रहा है कि वो देख रहे कॉन्फ्लिक्ट को, तो वो आके दूसरे बच्चों को तंग भी करेगा। वो बच्चों वो आप लोगों को पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है, वो स्कूल की जो ज़ाहिर इंतज़ामिया होती है उसको पता चल जाता है। देखिए पैसा कमाना ज़रूरी है आज के दौर में, लेकिन आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? सवाल यहाँ पर ये है कि आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं अपनी औलाद के लिए,
और अगर औलाद को आप तरबियत ना दे पाएँ तो फिर आपके लिए बेकार है। आप उसको 20-21 साल तक बड़ा करेंगे, इन दी एंड वो किसी ऐसे केस में सामने आ जाएगा कि फिर आप अपना मुंह छुपाते घूमेंगे। जैसे आजकल के काफ़ी बड़े बड़े घरानों के बच्चे जो हैं वो आ भी रहे हैं सामने। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पैसा ही नहीं कमाया, कह रहे कमाना है, आजकल का जो दौर है, लेकिन तरबियत अपने बच्चे की आपने खुद करनी है। टीचर्स की जिम्मेदारी है, वो अपने तौर पे स्कूल में कर भी रहे हैं, लेकिन आप सारी जिम्मेदारी टीचर पे नहीं डाल सकते। निशा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने अपने करियर का बताया और आप नेटबॉल की प्लेयर हैं, थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नेटबॉल और बास्केटबॉल में फ़र्क क्या है? गुड क्वेश्चन। नेटबॉल और बास्केटबॉल, मतलब नेटबॉल बास्केटबॉल से मिलती जुलती गेम है, लेकिन बास्केटबॉल में बॉल की ड्रिबलिंग होती है और नेटबॉल में पासिंग होती है। अच्छा, लेकिन मुझे नेटबॉल ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, लोगों को इजी लगती है नेटबॉल एज़ कम्पेयर टू बास्केटबॉल। लेकिन नेटबॉल के रूल्स अच्छे हैं, लाइक नॉन कॉन्टैक्ट गेम है, तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे बास्केटबॉल में लग भी जाती है, आपको इंजरीज वगैरह भी हो जाती हैं, लेकिन नेटबॉल में कम रहता है, इंजरी के चांसेस कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट की सतह पे जो वुमेंस स्पोर्ट्स है उसको सपोर्ट किया जाता है? आई डोंट थिंक सो। क्रिकेट के अलावा इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। अभी हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होनी थी, पहले होता था सपोर्ट। हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हर साल ही होती थी। वैसे ज़्यादा एफर्ट हमारी फेडरेशन, पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन की होती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। लाइक 50-50, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इसमें आप क्या समझ रही हैं कि कितना टैलेंट ज़ाया हो रहा है? चले आप तो एक फ्रंट पे आ गई, अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम भी दे दिया, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से अपना टैलेंट सामने नहीं ला पा रही। कितनी होंगी अंदाज़ा? ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझसे बहुत अच्छी नेटबॉल प्लेयर्स हैं जो नहीं जानते लोग पाकिस्तान में उनको। और जैसे आप नुकसान की बात कर रहे हैं, अभी अगर हमारी नेशनल चैम्पियनशिप नहीं होगी तो जैसे डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं और दूसरे सूबों के प्लेयर्स हैं और एचईसी की टीम्स वो इंटरवर्सिटी होती है, उसमें जितनी यूनिवर्सिटी की लड़कियां आती हैं उनकी टीम्स आती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें से फिर एचईसी की टीम बनती है। तो वो सारी आती है, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है। और डिपार्टमेंट की प्लेयर हूँ, तो मुझे पर मंथ डिपार्टमेंट पे करता है। और ये सारा मतलब नेशनल चैम्पियनशिप जो होती है हमारी, उस पर डिपेंड करता है। वो नहीं होगी तो फिर ये सारे रह जाएंगे, उनका नुकसान ही नुकसान होता है। और भी बहुत सारा टैलेंट है जो इस वजह से ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमारी कोई चैम्पियनशिप नहीं हो रही होती, कोई गेम्स नहीं हो रही होती, स्पेशल वुमेन को इतना फोकस नहीं करते, उनको अच्छा, नहीं दिया डिपार्टमेंट जाता। के अलावा और कोई हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? कुछ स्पॉन्सर्स या वो मिलते हैं, सपोर्ट मिलती है? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है स्पॉन्सर्स के लिए। जैसे हमारी टीम जा रही थी कोरिया, सो मैंने एक किट के लिए स्पॉन्सर के लिए अप्रोच किया था डिफरेंट ब्रांड्स को, तो नहीं कर रहे, ज़्यादातर रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन अभी भी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मैं अप्रोच कर रही थी डिफरेंट ब्रांड्स को, कंपनीज़ को, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि लड़कों की हो गई चैम्पियनशिप जैसे तैसे फेडरेशन ने करा दी, लेकिन लड़कियों की चैम्पियनशिप के लिए फेडरेशन के पास बजट नहीं था। अच्छा, ये एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, और मैं कहता हूँ जिस तरह के स्पोर्ट्स हैं, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि इन्हें पहले मशहूर करना पड़ेगा, इनको टेलीविज़न पे और दूसरी जगहों पे ये दिखाना पड़ेगा कि ये स्पोर्ट्स चल रहा है, ताकि स्पॉन्सर्स भी उस तरफ डाइवर्ट हों। आप समझती हैं ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको मीडिया को भी चाहिए डेफिनेटली कि इसको हाईलाइट करें कि भाई ये गेम इस तरह है, ये गेम इस तरह है। कि जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ एक क्रिकेट को लेके बैठे हो, जो क्रिकेट का हाल है, तो मैं कहता हूँ भाई इन्हें आप लोग सपोर्ट करें। ये टाइटल्स भी लेकर आते हैं, ये हमारे लिए खेल भी रहे होते हैं। अच्छा, क्रिकेट के पीछे हम लगे हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपया लगा दिया और रिजल्ट हमें निल बटा निल मिलता है, तो इससे अच्छा तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए पूरा। हमें डेफिनेटली करना चाहिए। मेरी बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह से ये बात हुई भी है, लेकिन वो लोग पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर दोबारा पीछे हट जाते हैं कि ये कोई ज़्यादा मशहूर गेम नहीं है या ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। खैर, मुझे पर्सनली बेनिफिट मिलता है काफ़ी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपने आप को लाइक कैश किया है मीडिया में, सोशल मीडिया पे। क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान की थी जब मैं इंटरनेशनल में सीरीज़ जीत के हम आए थे, तो तब थोड़ी सी वायरल हुई थी चीज़ कि गिलगित बल्तिस्तान की लड़की है, ऐसे नेटबॉल की प्लेयर एंड दिस एंड दैट।
लेकिन लेकिन बहरहाल उसके इससे अलावा- अभी भी बहुत सारा टैलेंट ऐसा होगा जो ज़ाया हो रहा होगा, और ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे इस तरह के खेल हैं, और ये बहुत अच्छे जो हैं खेल भी अच्छे हैं, और इसमें हमें जो है अचीवमेंट्स भी मिलती हैं। हम एक क्रिकेट के पीछे लगे हुए हैं, वो भी मेल क्रिकेट के पीछे लगे हुए हैं, मर्दों की क्रिकेट के, और वो हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर टूटता है जब मैचेस होते हैं। क्योंकि मुझे याद आ गई, मैंने ट्रांसमिशन की थी ना, तो मेरे रिकॉल हो गया। तो इस तरह के जो गेम्स हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, और स्पॉन्सर्स को भी चाहिए कि सपोर्ट करें। ज़ाहिर है जब आप सपोर्ट करेंगे तभी तो खेल मशहूर होगा। और पहले मैं खुद तारीफ़ कर दूं, बड़े ज़बरदस्त से राइस बनाए थे इन्होंने। आज ये कहेंगी कि मैंने नहीं करी, सबसे पहले मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। और मैंने बहुत अच्छी तरह जो है ये इस वक्त राइस जो है इन्होंने बनाए थे वो खाएं। मोहसिन भाई जो है वो खाने में बिजी हैं, तो मोहसिन भाई आप खाते रहें, आपके खाने की स्पीड से पता चल रहा है कि खाना अच्छा बना हुआ है। हसन आप बताएं कैसे लगे आपको? नहीं, बहुत ज़बरदस्त, और काफ़ी आपने दिल से बनाया है, और फ्लेवर्स भी काफ़ी आ रहे हैं इसके अंदर। Thank you. सो वेरी वेरी नाइस। तो वैसे आप फूडी हैं हसन? देखिए, थोड़ा सा हेल्थ और डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपना फिजिक को मेंटेन करना पड़ता है। तो खा सब लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पोर्शंस को कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, और थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा हेल्दी हैंडसम रहूँ, बिल्कुल स्मार्ट रहूँ, और बिल्कुल वो लग भी रहा है। आप बताएं निशा कैसे लगे आपको? वैसे मैं शहरी में इतना हेवी खाना खाती नहीं हूँ, लेकिन ये मज़े के से मैंने खा लिया। खा लिया, चलिए। कितना है, क्या लाइट क्या खाती हैं आप शहरी में? फिर ये मुझे बताएं, क्या लाइट खाती हैं आप? है पापे चाय खाते हैं आप लोग शहरी में? एथलीट्स तो हमने सुना है कि एथलीट्स की डाइट होती है वो अच्छी खासी होती है, और होनी भी चाहिए। इतना आप लोग रनिंग करते हैं, भागते हैं, हम लोग तो इफ्तारी में ज़्यादा खाते हैं। इफ्तारी में ज़्यादा खाते हैं। शहरी तो में तो शहरी में चाय पापे होता है, चाय पापे समझे। चाय पापे खा के ये सहरी कर रही हैं। और ये इन्होंने भी एक इंकशाफ किया है, ये एथलीट्स का ना बड़ा एक राज होता है। अच्छा, आपका जो चेहरा है वो किसी कौन सी टर्किश ड्रामे की किसी उससे हीरोइन से मिल रहा है। ये कल सोशल मीडिया पे मैंने देखा। कोसगी क्या नाम मेरा बताया? चेहरा पता नहीं कोसगी। कभी किससे मिल रहा होता है, कभी किससे मिल रहा मैंने होता है। कल देखा मुझे कि लगता है मेरी ओज़गी अपनी जो एक कोई पहचान ही टर्किश नहीं है। ड्रामों में आती हैं, उनसे आपका लोग मिलवा रहे हैं, आपको मिला रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया में उन्होंने एक्टिंग की थी। उसके अलावा किसी से नहीं मिलती पाकिस्तानी। मुझे क्या पता, मैं ड्रामे में नहीं देखता। ये भी मैंने कल सोशल मीडिया पे वो देखी, न्यूज़ देखी थी। तो आपको किसी ने बोला ये बात, आपको पता चली है या मैंने बताई आपको? मुझे सीरियसली बट हर आप दूसरे बहुत दिन प्यारी लोग हैं, आप खुद भी बहुत प्यारी हैं, चाहे किसी से मिले नहीं। ठीक है, आपके बारे में कहा जा रहा है थोड़ा सा उधर हो जाए, आप थोड़ा सा उधर हो जाए। अब मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो ज़ाहिर लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं ना, समझ नहीं आता। अब कैमरा मैन यूं कर रहा होता, यूं कर रहा होता, हम कहते हैं यार किस पर, तो थोड़ा सा उधर हो जाए। और सही है ये, या अभी और करवाना है? थोड़ा सा हो जाए बस, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सेगमेंट है इसमें हम थोड़ा सा बचपन की तरफ भी जाते हैं। हसन, कैसा था आपका बचपन? और जो आपके वालिद हैं आसिफ साहब, वो क्या स्ट्रिक्ट फादर थे या बिल्कुल? नहीं, बहुत अच्छे फादर थे, और काफ़ी उन्हें सपोर्टिव, जिन्हें सब चीज़ें लेके चले। और बचपन मेरा स्कूल के अंदर ही गुजरा। मैं जाहिर सा था, जब सुबह घंटी बजी 7 बजे की, तो हम भी उठ जाया करते थे, क्योंकि नीचे हमारी रिहाइश होती थी और ऊपर स्कूल होता था। और फिर इसी तरीके से बच्चों को मैंने सुबह देखा है कि बच्चे कैसे मॉर्निंग में आ रहे हैं, डिस्पर्सल हो रहा है, क्योंकि स्कूल में ही मैं पैदा हुआ हूँ, स्कूल में ही मैं काफ़ी अच्छा, आपकी जो शुरू की तालीम थी वो अपने ही स्कूल में थी? शुरू में बहुत ही 1-1.5 साल, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि मेरा स्कूल उस ज़माने में मेट्रिकुलेशन था, तो मुझे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि वो ओ लेवल्स और कैम्ब्रिज बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करें। और फिर तो एडवांटेज भी होता है ना कि अपने स्कूल में पढ़ना है, बच्चे फिर कहते हैं ठीक है हमारा वो थोड़ा स्कूल सा है एक, क्या, तो आसिफ साहब ने कहा होगा नहीं इनको दूसरे स्कूल भेजो, बिल्कुल। वहाँ ज़्यादा। तो शरारती थे आप? कभी पिटाई लगी आपकी आपके वालिद साहब से? नहीं, मैं हमेशा से आई बीन अ वेरी गुड बॉय, एंड मैं बहुत ही काफ़ी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड, और अपनी माइलस्टोन्स को अचीव करना, अपने सारे जो भी टारगेट्स मैंने सेट किए अपनी ज़िंदगी में उसको अचीव किया। स्कूल्स काफ़ी, आपको पता है जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, सब चीज़ों को देख रहा हूँ, तो वो काफ़ी मेरी अचीवमेंट रही है। तो ऐसा नहीं हुआ कभी मैंने कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक हमेशा बाइज़ फ़ख्र रहे। और लेकिन कभी शरारतें तो होती हैं, लड़के और शरारतें ना करें तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो बिल्कुल कभी कोई शरारत नहीं करी? मतलब शरारती, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता बदतमीज़ और शरारती में फ़र्क होता है, तो शरारतें याद हैं कुछ अपनी? बस थोड़े से, मतलब कि कैंटीन में जाके कुछ बॉल्स वगैरह ले ली, और मतलब इस किस्म की कोई जो बचकाना चीज़ें होती हैं सारी, लेकिन मेजर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता किसी कोई ऐसी लड़ाई में ब्रॉल या किसी एक्सीडेंट या कोई इस किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं। ना कभी स्कूल से कोई नोटिस आया कि कोई वो इस किस्म का नहीं। ऑलवेज अ गुड बॉय है। तो आपके कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? 2 भाई हैं मेरे, अत्थर और फैज़ान, और दोनों हमारे साथ ही काम करते हैं, स्कूल के अंदर ही हैं। अच्छा, तो 3 भाई हैं आप लोग? जी, जी। सिस्टर कोई नहीं? नहीं। तो 3 भाइयों वाले घर में कहते हैं जी लड़के तो वैसे एक ही हो काफ़ी है, और 3-3 होते थे, तो फिर किसके कंट्रोल में वैसे आते थे? वालदा के कंट्रोल में आते थे? वालदा की कंट्रोल में हम आते थे। और फिर जैसे देखिए, मैं तो काफ़ी स्टूडियस ही था,
तो फिर यूनिवर्सिटी चले गए हम। कौन सा भाई ज़्यादा शरारतें करता था? कोई एक तो होगा ना? बीच वाला, मेरे ख्याल से बीच वाला वो सबसे ज़्यादा शरारतें क्या उनका नाम क्या है? फैज़ान? अत्थर नाम है उनका। अथर जो है वो ज़्यादा शरारतें करते थे और वालदा से फिर कंट्रोल में आते हैं ना बच्चे, डर के रहते हैं वालदा से, क्योंकि वालिद जो होते हैं वो अक्सर फ्रेंडली हो जाए ना तो फिर ज़ाहिर एक को रोल दिखाना पड़ता है। आप कैसी थी निशा, कितनी शरारती थी आप? आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। हाँ मैं बहुत शरारती थी, मैं अभी भी हूँ। अच्छा, शरारतें क्या करती थी आपकी? स्कूल लाइफ कैसी रही वहाँ की? कोई अभी दोस्त वोस्त राब्ते में, या अब आप बड़ी स्टार हो गई तो अब आप बात नहीं करती हैं? बिल्कुल छोड़ो भी यार। नहीं हूँ, नहीं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। वो अलग बात है, मेरी सारी फ्रेंड्स की वहाँ पे जितनी भी थी उनकी शादियाँ हो गई हैं। तो आपकी क्या शरारतें क्या होती थी नॉर्मली जो बच्चे करते हैं अलग अलग? मैं लड़कों से बहुत लड़ती थी, मैं मारती थी लड़कों को। अरे भैया, ये लड़कों को मारने का क्या मतलब वो होता था प्रॉब्लम? स्कूल से मतलब नोटिस मेरा यही आता था कि ये शरारतियाँ बहुत करती है और लड़कों से लड़ाई बहुत करती है। मुझे बचपन से स्ट्रांग रहना पसंद था, तो अभी भी मैंने बॉक्सिंग भी स्टार्ट की है। बॉक्सिंग भी करती हैं आप? ये बॉक्सिंग किसके लिए कर रही हैं? किसके लिए बॉक्सिंग कर रही हैं आप ये? बस स्ट्रांग रहने के लिए मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा, लड़कियाँ स्ट्रांग के लिए। हाँ, लड़कियाँ स्ट्रांग हैं, लेकिन ये वैसे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं, चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, ये कुदरती स्ट्रांग कैसे होते हैं? कुदरती होते हैं ये स्ट्रांग, ये बात एक हकीकत है। कुदरती अल्लाह की तरफ से, जैसे पेशावर के लोगों को कहते हैं कुदरती स्ट्रांग होते हैं, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के भी क्या पहाड़ों में बहुत चढ़ते हैं, क्या होता है? पहाड़ों पे नहीं, मतलब बचपन से हमारा होता है ना, ऐसा माहौल ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत बच्चों को ऐसे रखा जाता है संभाल के, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, नहीं हमारे यहाँ पे जाओ, हर जगह छोड़ जाओ। दो बस, हाँ, छोड़ शाम दो। में आ जाएंगे खुद ही। हाँ, अगर चोट लगे तो हम बता देंगे। नहीं, और शाम में खुद ही आ जाएंगे, बच्चे छोड़ दिए, वो घूम फिर के शाम में आ गए। बस चोट नहीं लगनी चाहिए। सो उधर इजी और हर चीज़ करने देते हैं, चाहे आप जहाँ पे भी जाओ, डर वर नहीं लगता हमें, और वहाँ पे कोई ऐसी हमें डराया नहीं जाता कि ये चीज़ गलत है ये सही है। मुझे तो लगता है कि मैंने खुद ही सीखा है, एक्सपीरियंस इससे सीखा है। दरख्तों पे भी चढ़ी होंगी आप सारे सारे, जब आपने कुछ नहीं कारनामे किए में तो वो भी किया होगा। तो वैसे आप कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह कमर्शियल पायलट है। अरे माशाल्लाह। मेरे भाई दोनों बिजनेस करते हैं, नॉर्दर्न टूर्स के नाम से उनकी कंपनी है। तो ये मुझे बताएं कि ये आप वैसे पढ़ने में कैसी थी? जैसे हसन ने बताया कि ये बड़े अच्छे थे पढ़ने में, इन्होंने बताया कि बहुत बुरी थी पढ़ने में, मैं भी बुरा ही था। आप कैसी थी पढ़ने में? पढ़ने में मैं अच्छी थी, मतलब कितनी मैं अच्छी थी? स्मार्ट थी, वो मैं पढ़ाकू बच्ची नहीं थी, मैं बिल्कुल किताबें खोल स्मार्ट तो मैं भी बहुत था, पढ़ने में अच्छा नहीं था। नहीं, मैं पढ़ने में अच्छी थी। क्या मतलब, क्या ग्रेड्स पढ़ने आए में थे? स्मार्ट थी। पढ़ने में स्मार्ट। ग्रेड्स का मजाक नहीं। ग्रेड बताने की बात नहीं हो रही। हाँ, ग्रेड्स से तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते आप पढ़ाई में अच्छे हैं बुरे हैं। हाँ, ग्रेड से नहीं लगाते, वो जब एक रिपोर्ट कार्ड आती है ना स्कूल से, उससे अंदाजा लगाते हैं कि क्या है। वैसे हसन जो इन्होंने बात कही कि जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। रीज़न यही है कि वो पहाड़ भी चढ़ रहे हैं, एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें कराची की, एक तो इधर एक्टिविटी पॉइंट्स है नहीं, और फिर आजकल के हालात ऐसे हैं कि भाई बच्चे को बाहर भेजते भी डर लगता है। इससे भी बच्चों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उस तरह हमारी फिजिकल एक्टिविटी, मुझे अपने दौर की याद है, हम तो करते फिरते थे, दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कैरियाँ तोड़ रहे हैं, अब नहीं रहा ये। नहीं, देखें, इससे एक बहुत ही सेडेंट्री किस्म की लाइफ हो गई है हमारी, जिसमें हम क्लोज्ड 4 दीवारी के बीच में रहते हैं और उधर ही या तो स्क्रीन देख रहे होते हैं। इवन एक्सरसाइजेज भी हम यूजुअली लोगों ने अपनी जिम्स वगैरह घर में ही बनाए हुए हैं और कोई आउटडोर एक्सपोजर ही नहीं है बच्चों का। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे पता है कि बच्चे डिफरेंट टेरेन्स में मूव करते हैं, डिफरेंट एडवेंचरस उनकी एक ज़िंदगी होती है। इधर तो हमने काफ़ी बच्चों को पैम्पर किया हुआ है, उनको हमने हर जगह से कुशनिंग की हुई है, उनको अलाउ नहीं करते कि वो नॉर्मल स्ट्रीट पे जाके अपने नेबर्स के साथ ही खेलें, और बिल्कुल आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। और पार्क्स वगैरह का कल्चर भी कम है कराची के अंदर, तो काफ़ी अर्बन रूरल के काफ़ी जो डिफरेंसेस होते हैं वो विजिबल हैं। लेकिन अगेन काउंटर प्रोडक्टिव है, हमें बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, उनको नेचर एटमॉस्फेयर और उनको डिफरेंट पार्क्स में जाके उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, और उनको बिल्कुल ही उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए इन सारी चीज़ों का। हाँ, लेकिन ये जितने भी बच्चे थोड़े बड़े हो गए बात समझ रहे हैं, इसको यहीं सुन के आप वो कर दें। अब ये ना हो कि कल को फ़ोन आने लगे पेरेंट्स के कि भाई आप लोगों ने बोल दिया, बच्चे बोल रहे हैं लेके चलो। पार्क्स हमारे पास होते नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये एक्टिविटी, बहरहाल हसन ने जो बात की वो सही है, तो मैं मजाक में बात कह रहा था, ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है कि ये अगर बच्चे, ज़ाहिर हम अगर अपने बचपन की बात करते हैं ना, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और ये तमाम चीज़ें इस पर स्ट्रॉन्ग थी कि हमने सारे काम किए हुए थे पहाड़ों पे तो नहीं, पहाड़ तो इन्होंने चढ़े, हमने दीवारें और इस तरह की चीज़ें बड़ी चढ़ी। आपने कभी स्पोर्ट्स में
पार्टिसिपेट किया? कोई इंटरेस्ट नहीं स्पोर्ट्स में। क्यों? हाँ, घर में खेलती थी। कौन सी? क्योंकि आप वो लड़कियों वाले गेम cousins, खेलती brothers बहुत होंगी? ज़्यादा नहीं, क्रिकेट खेलती थी मैं भाइयों के साथ, अब्बू के साथ। बैडमिंटन भी खेला होगा, I'm बैडमिंटन sure। नहीं, क्रिकेट बहुत खेला है अब्बू के साथ, कजन्स के साथ, क्योंकि लड़कियां कम थी, कजन ब्रदर्स बहुत सारे थे। अच्छा, हाँ, तो मैं आपने इकलौती हूँ, आपको पता है। आपने सिर्फ क्रिकेट खेली, बाकी क्रिकेट कोई खेली, हाँ, किसी वो भी स्पोर्ट्स भाइयों में के साथ नहीं? नहीं। कोई बाकी कोई नहीं नहीं नहीं, वो वो नहीं कि- स्ट्रीट वाले जो गेम्स होते हैं, ऊंच नीच, छुपन छुपाई, ये वाले हाँ। मजे हमने बहुत किए हैं अपने टाइम पे। ये वाले बताया ना खेल गेम, ना, लड़कियों वाले गेम बताया लड़कियों ना, वाले छुपन गेम। छुपाई, तो टंगड़ी पाड़ा। क्रिकेट भी खेलती हैं लड़कियां, ऐसी बात थोड़ी बिल्कुल जी, खेलती हैं। हमारी ईमन अनवर बहुत अच्छा खेलती हैं, हमारे साथ पूरी अभी ट्रांसमिशन की है, लेकिन ये कम स्पोर्ट्स में थी, ये ज़्यादातर जो थी ये खाना पकाने की शौकीन थी। नहीं, और मैं अपनी बिल्कुल भी शौकीन नहीं थी। अभी तो फिर आप ये काम क्या कर बस रही ये हैं? बस हो गया हो गया, लेकिन बहुत इससे हो गया। बहुत ज़बरदस्त ये खाना बनाती हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं। हसन, अभी हम जैसे कि ब्रेक में बात कर रहे थे कि पहले के अगर हम दौर में जाते हैं तो स्कूलों में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, स्कूलों के आपस में मुकाबले होते थे। अब स्कूल अपने लेवल पे तो स्पोर्ट्स डे जो है या दूसरी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते। इसका रीज़न क्या, और ये कितने फ्रूटफुल थे जब हमारे दौर में हुआ करते थे? देखिए, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन स्कूल्स तो होना चाहिए, इंटर स्कूल कंपटीशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा स्कूल किस प्रोग्राम के अंदर एक्सेल कर रहा है। अब ज़माने में एक दफ़ा होता है कि इस स्कूल की क्रिकेट टीम अच्छी है, स्कूल की स्विमिंग टीम अच्छी है, और फिर जब आपस में कॉम्पीट करते थे तो फिर हमें पता था कि स्कूल की स्टैंडिंग्स क्या है आपस में। अब ज़्यादातर स्कूल्स अपने इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट्स में ही फोकस कर रहे होते हैं कि वो आपस में ही अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के या डिफरेंट हाउसेस को में बाइफिकेट करके बच्चों को वो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करवा रहे होते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, अगेन दिस इज़ बिकॉज लैक ऑफ स्पोर्टिंग ग्राउंड्स एंड फैसिलिटीज़, वेन्यूज़ नहीं मिलते, स्कूल्स डिफरेंट उनकी आपस में वो खेलना नहीं पसंद करते, क्योंकि कमर्शलाइजेशन और कंपटीशन इतना हो गया कि वो चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में जाएं और डिफरेंट स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आएँ। लेकिन ये कल्चर होना चाहिए और इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग कि अगर इंटर स्कूल और इंटर से ऐसी कॉम्पिटिशन्स हो हमारे। और क्योंकि अब तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का भी एक बड़ा दौर है, और इसमें अगर कुछ इस तरह के स्कूल्स की अच्छी एक्टिविटीज़ सामने आएंगी तो उस स्कूल का भी एक तरीके से बिल्कुल उसमें फ़ायदा है। अच्छा, ये जो बच्चा होता है इसकी अब कितनी एज में एडमिशन हो जाना चाहिए? पहले 3 से 4 साल था, अब इससे भी कम हो गया, तो कितने साल के बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, या आप लोग ले लेते हैं इतने साल के बच्चे का एडमिशन? देखिए, अब एजुकेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो गई है। जिस तरीके से हम साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं वो बताता है कि जो 0 to 8 ईयर्स की जो एज है ना, उसमें बच्चा उतना लर्न कर रहा होता है जितना वो 8 to 16 नहीं लर्न कर रहा होता, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के अंदर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसमें वो बोलना सीख रहा होता है, जिसमें वो वर्ड्स की फॉर्मेशन सीख रहा होता है। इसी टाइम पे उसकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, जो लार्ज और स्मॉल फिंगर मसल्स हैं। इसी टाइम पीरियड में उसकी सोशल और इमोशनल उसकी कनेक्शंस बिल्डअप हो रही होती हैं। तो जैसे कि शुरू में बताया गया कि तरबियत शुरू होती है माँ के इससे, तो मैं तो उससे और पीछे आता हूँ कि साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया कि वो जब बच्चा वूम में होता है तब उनको वो अपने हेयरिंग से वो पहचानना शुरू हो जाता है कि वो लर्निंग शुरू कर जाते हैं। तो हमारे स्कूल में मदर टॉडलर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 6 मंथ से शुरू होते हैं, कि 6 मंथ के बच्चा आता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने इंगेज होता है, वो डिफरेंट राइम्स या डिफरेंट ये सब चीज़ें। उसके बाद 1.5 ईयर्स के भी बच्चे हम उनको इंडक्ट करते हैं अपने पास, और फॉर्मली 2.5 ईयर्स से शुरू कर देना चाहिए बच्चे की एजुकेशन, जो हमारी जो जिस तरीके से हम 2.5 में आप समझते हैं कि जो है वो एडमिशन हो जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, कभी इस चीज़ पे रिसर्च करी कि ये जो बच्चा जब स्कूल आता है फर्स्ट टाइम, चाहे वो 3 साल की उम्र में है, 4 साल की उम्र में है, रोता क्यों है? देखिए एक जब इनिशियल ईयर्स के अंदर जो बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर होता है वो मदर होती है, सही है। और जब जैसे ही बच्चा सेपरेट होता है मदर से, तो एक मदर चाइल्ड एग्जाइटी पैदा होती है, एक सेपरेशन एग्जाइटी होती है बच्चे में, कि वो उसको अपने माँ से उसको जुदाई का फील करना होता है। फिर उसको टाइम लगता है कि वो टीचर से फिर किस तरीके से वो अडेप्ट होता है और किस तरीके से वो अपने आप को मोल्ड करता है बच्चा ना। तो जब जैसे ही वो टीचर के एक दफ़ा वो उसकी केयर में आ जाता है, तो फिर वो ट्रांजिशनल पीरियड ख़त्म हो जाता है बच्चे का, और फिर वो स्कूल में अडेप्ट होता है। तो ये बीच में ट्रांजिशनल पीरियड होता है जो हर बच्चा फेस करता है, और हर पेरेंट्स भी फेस करते हैं। पेरेंट भी फेस करते हैं। घबराहट होती है, बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, वो रो रहा है, ज़ाहिर है दिल में। लेकिन फिर इवेंचुअली हर बच्चा इस फेस के थ्रू गुजरता है, और सब लोग, हम सब भी स्कूल गए हुए हैं और हम सब सक्सेसफुली फिर इसको मैनेज कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक जब ये इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो बड़ा एक ज़ाहिर होता है पेरेंट्स को, तो ज़ाहिर घबराहट होती है। मैंने कहा ये सवाल भी पूछूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम पहले के दौर से मवाजना करें, पहले के दौर में और अब के दौर में,
टीचर्स को कौन से दौर में ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखा जाता था? देखिए, टीचर का एहतराम अपनी जगह बिल्कुल वो हर दौर में होना चाहिए, लेकिन मैं एरा जानना चाह रहा हूँ कि अगर पहले के दौर की बात करें और अब की, टीचर का एहतराम किस दौर में ज़्यादा हो रहा है? आई थिंक फॉर श्योर पुराने ज़माने में ज़्यादा एहतराम होता था, तो उसकी वैल्यू, टीचर की वैल्यू समझी जाती थी, उसके एक जो भी टीचर बोल रही है उसको वैल्यू दी जाती थी। इस बार आजकल तो पेरेंट्स आके टीचर को समझते ही नहीं है कुछ, कि वो आके बच्चों के सामने टीचर की बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो कितना बुरा इम्पैक्ट होता होगा कि बच्चों के पे जो वो देख रहे हैं कि माँ बाप टीचर की, उस उस्ताद की इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो बच्चा किस तरीके से इज़्ज़त करेगा। तो डेफिनेटली जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मोरालिटी है जो टीचर्स की, और इसमें काफ़ी हद तक थोड़ा टीचर्स की तरफ भी मैं थोड़ा सा ब्लेम शिफ्ट करना चाहूँगा कि उनमें भी थोड़ा सा मॉरल और एथिक्स की कमी हो गई है। वो भी थोड़ा फाइनेंशियली वो स्विच करते हैं, वो नहीं देखते कि बच्चे की क्या वेलफेयर है, क्या नहीं है। अगेन लाइक ए सेड कि वो करियर को उस तरीके से नहीं परसीव करते, वो उसको एज अ पासिंग बाय प्रोफेशन ट्रीट करते हैं, तो वो अपनी भी वैल्यू नहीं प्रोफेशन के अंदर मेंटेन कर पाते, और फिर उनको जाहिर सी बात है आजकल के पेरेंट्स समझ लेते हैं कि बस टीचर ही है। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा बुरा है, जैसे मोहसिन भाई ने भी कहा था कि अब ये क्यों पेरेंट्स समझने लगे हैं कि भाई अगर हम फीस दे रहे हैं तो हमने टीचर भी खरीद लिया और स्कूल भी। देखिए ऐसा नहीं, फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डाल देते हैं। ये चीज़ भी एक बड़ी गलत है कि अगर आप आपस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ज़ाहिर है बैठ के सॉल्व हो सकता है, लेकिन वीडियो बना के डाल देते हैं। देखिए ये समझना चाहिए सबको कि स्कूल और जो पेरेंट्स हैं उनका मिशन एक ही है, उनका जो विजन है, उनको ये एक पार्टनरशिप है जो दोनों मिल के इसको सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और स्कूल्स भी एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन तो नहीं होते, हम भी इवॉल्व भी कर रहे होते हैं, हम भी सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हम हर बच्चा डिफरेंट है, हर पेरेंट डिफरेंट है, हम उन सबको केटर करना है, उन सबको उनकी नीड्स को मैनेज करना है, और कहीं कहीं हमसे भी कभी कभी हो जाती है लैकिंग्स, और हमें सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए और मिल के लेके चलना चाहिए इसको। और अगेन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बिल्कुल ही क्रिटिसाइज़ ना करें स्कूल को, एक पॉजिटिव उनको एक सजेशंस दें अपनी, और हम उसको सुनते हैं, हम उसके ऊपर अमल भी करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई भी करते हैं जो भी हमसे चीज़ें होती हैं। तो अगेन समझना चाहिए कि हम सब एक ही मिशन से चल रहे हैं और अच्छा, एक ही ये सारा झगड़ा क्या है, ये फीसों की वजह से होता है? ये जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि जी फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से होता है? देखिए फीसेस डिपेंड्स ऑन दी फैसिलिटीज़ एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो टीचर क्वालिटी है, या किस किस्म की हमने एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। अगर फी स्ट्रक्चर हायर टुवर्ड्स दी हायर है तो इसका मतलब है कि फैसिलिटीज़ भी उसी तरीके से मिल रही होंगी। तो पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए। देखिए हर किस्म के फ़ीस स्ट्रक्चर के स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब फीस का ये मतलब नहीं है कि आपने ज़्यादा फीस है तो फिर कोई ओवर चार्जिंग चल रही है, उसकी उसी तरीके से ओवरहेड्स भी ज़्यादा होते हैं, फैसिलिटीज उसी भी ज़्यादा लिहाज से होती होती हैं, जैसे क्लास में एयर कंडीशंस होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इस बारे में तो पहले भी बात हुई है। अच्छा, ये जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं हमारे यहाँ, ये क्यों खोलते हैं? जब हम अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, और मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ 8, 9, 10 की, जब मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ और वहाँ से वो पढ़ रहा है, तो फिर ये कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए आजकल अनफॉर्चुनेटली 8, 9, 10 में ही जाके वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर से सुपरविजन हटा देते हैं, ठीक है। आप यकीन करें, मैंने उन पेरेंट्स को देखा है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्राइमरी और अर्ली ईयर्स में अपनी सपोर्ट दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 8, 9, 10 में आता है तो वो समझते हैं कि बच्चे के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं रखते, ठीक है। जब वो चेक्स, तो बच्चा रेगुलर भी नहीं होता स्कूल के अंदर, पेरेंट्स स्लैक हो जाते हैं, और फिर उनको होता है कि नहीं हम स्कूल में हम जा रहे हैं ऐसी सोशल इवेंट्स और फ्रेंडशिप्स वगैरह करने के लिए, और फिर कोचिंग का एक कल्चर बढ़ गया क्योंकि वो भी एक सोशल आउटलेट हो गया। हालांकि कोचिंग सेंटर्स भी आजकल आपको पता है स्कूल के क्लासरूम साइज से बड़े होते हैं, मतलब स्कूल्स में तो फिर भी 20 to 25 की स्ट्रेंथ होती है, कोचिंग सेंटर में तो 100 बच्चे सामने बैठे होते हैं टीचर्स के, तो पर्सनलाइज्ड इन्वायरमेंट तो उधर भी नहीं मिलता बच्चों को। लेकिन अब एक और चीज़ जो एक काउंटर नैरेटिव है इसका, वो ये है कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में सही अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 9 to 10 सब्जेक्ट्स में बच्चों को अपेयर करने हैं तो हो सकता है कि वो 4 से 5 सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर रहा हो, लेकिन 2 से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हों जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है। तो उसकी अगर वो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए उसको, तो सबसे पहले तो स्कूल को देनी चाहिए। स्कूल को सैटरडेज ओपन करके उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लासेस देनी चाहिए, और अगर स्कूल के अलावा भी उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वो सीक आउट कर सकते हैं, स्पेशली जब बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो रहे हो या कोई। अच्छा, ये जो आपने ये जो हसन ने बात कही, ये बात सही कही है कि 9, 10 ज़ाहिर जो 8, 9, 10 होता है ना, उधर आके पेरेंट्स भी जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि अब बड़ा हो गया है और बच्चे भी अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। वैसे क्यों है निशा, ये जब 8, 9, 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप भी रही होंगी, ये बच्चे अपने आप को बड़ा क्यों समझने लगते हैं? तो होते तो 14, 15, 16 साल के, ये फील क्यों आ जाता है कि जी हम बहुत बड़े हो गए, सीनियर हो गए?
वैसे बचपन जब हम 5th-6th क्लास में होते तो हमें भी ये लगता था कि मैट्रिक के बाद मतलब बिल्कुल हम बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि 9th मैट्रिक के बाद ही आपकी जर्नी शुरू होती है और पेरेंट्स को ज़्यादा 9th मैट्रिक के बाद ही बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। लाइक पहले तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा अटेंशन आई गेस बच्चा तभी मांगता है, तभी होता है, क्योंकि तब आप डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको किस तरफ जाना है, क्या आपने करना है आगे, आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तब आपको थोड़ी सेंस भी आ रही होती है और आपको समझ आने लगता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि 9 के 10 में बड़ा हो जाता है। बड़े हो गए, ये सिर्फ उनके बताने के लिए, आप बड़े नहीं होते, आप हमारे आगे तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन कभी हम जाते हैं तो देखते हैं वो 9-10 के जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग ही स्टाइल दिखा रहे होते हैं। भाई बच्चे ही होते हो तुम लोग। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आप एक एथलीट हैं, फिर आपका क्या ट्रेनिंग का क्या पीरियड होता है, थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई आपको देख के फिट रहना चाह रहा हो, जैसे आप माशाल्लाह फिट हैं, तो आपका क्या रूटीन क्या होता है? तो नेटबॉल में हमारा कैंप लग रहा होता है तो हमारी सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, डाइट भी हमें उनके हिसाब से लेनी होती है। मैं वापडा की प्लेयर हूँ, पाकिस्तान वापडा की, तो वो सारा वो हमें स्केड्यूल बना के देते हैं कि इतने घंटे ट्रेनिंग होगी, इस टाइम पे आपने ये खाना है। उसके अलावा मैं एकेडमी जाती हूँ 2 दिन हफ्ते में, जिम जाती हूँ, और इसके अलावा मैं और भी गेम्स खेलती हूँ। आपने जो गेम्स खेलती हैं ज़रा वो बताएं नाज़रीन को, ज़रा सुन लें। मैंने तो सुन ली है, मैं चाह रहा हूँ आप भी बताएं कौन कौन से और स्पोर्ट्स आप खेलती हैं? मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, नेटबॉल खेलती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ कभी कभी। अभी मैंने पैडल खेलना स्टार्ट किया है। और एक आप स्किप कर गई हैं मेन वाला, वो भी बता दें बॉक्सिंग ज़रा। का मैं भी बताना नहीं चाह रही, मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो बॉक्सिंग भी जो है आप करती हैं। Yes. वैसे फिट रहने के लिए दिन में आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप एक एथलीट हैं तो ज़ाहिर है आपको उसकी बहुत नॉलेज है, फिट रहने के लिए दिन में कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और वर्कआउट की क्या मतलब किस तरह के वर्कआउट करने चाहिए? 1 घंटा काफ़ी है कि अगर आप दिन में या मैं तो सिर्फ उस पर पहले अगर मैं रेगुलर अगर ट्रेनिंग में नहीं होती थी, जैसे जिम वगैरह नहीं जाती थी, मैं 2 दिन हफ्ते में काफ़ी होते थे मेरे लिए ट्रेनिंग के। नेटबॉल की ट्रेनिंग से मैं फ़िट रहती थी। और डाइट पे मैं इतना करती नहीं हूँ, क्योंकि वो जैसे आप ट्रेनिंग ज़्यादा और अच्छी ट्रेनिंग करते हो तो burnout वो हो equal जाता जाता है। जी, तो बर्नआउट हो जाता है, कोई खास डाइट वो नहीं होती या किसी टाइम पीरियड पे लेनी पड़ जाती है? जब हमारी चैंपियनशिप होती है और जब कैंप लग रहा होता है हमारे, तब फिर होती है, तब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं। वो उसके डाइट अलावा थोड़ी सी बताएं ना, लोग सुनना चाह रहे हैं, क्या डाइट लेते हैं आप लोग? वो अच्छी खासी डाइट होती है। अच्छी खासी में वही तो मैं चाह रहा हूँ, क्या डाइट है, थोड़ा सा बता दें उस डाइट का। बॉयल एग्स होते हैं, बॉयल एग्स, हाँ बॉयल एग्स, दूध वगैरह, मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा करना होता है। उसके बाद अच्छे से मुराद हमारे यहाँ लोग समझते हैं पराठे और वो पाए और चना, ऑमलेट, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और दूध एंड बॉयल अंडे हमें देते हैं कैंप में। और दलिया, हाँ दलिया, पॉरेज जिसे हम कहते आई हैं। डोंट लाइक दलिया, लेकिन जैसे दलिया में खाना पड़ता है। तब हम ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे होते, 3-4 घंटे की मॉर्निंग ट्रेनिंग होती, 3-4 घंटे की शाम की होती, तो तब पता नहीं चल रहा होता और हम ज़्यादा खा रहे होते हैं। उसके अलावा अगर ट्रेनिंग डेज के अलावा अगर आपको ये सब खाने को मिले तो ये जो मैंने ये इस वजह से क्लियर करवा दिया कि हमारे यहाँ लोग ना अच्छे नाश्ते को समझते हैं कि जी बहुत सारे पराठे हों और पाए हों, निहारी हो, छोले हों, ये नहीं होता। और ये अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसको बर्न आउट भी करें। जैसे उन्होंने बताया ये तो 1 घंटा करेंगे इनके लिए बहुत है, लेकिन अगर आप कोई इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मोहसिन भाई, अक्सर हमने देखा है कि कहते हैं, और ये बात हकीकत है, कि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक शऊर आता है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की चेंजिंग आती है। लेकिन कई जगहों पे हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता बनने के बाद, पढ़ने के बाद, तालीम लेने के बाद दूसरे को बहुत ज़्यादा अपने से नीचे समझने लगते हैं, जिसको हम गुरूर तकब्बुर भी कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे तरबियत भी आ जाती है कि तालीम तो हमारे अंदर आजिज़ी लेकर आती है, लेकिन फिर बहुत से लोग हैं जो जब बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो सामने वाले को कहते हैं कि ये बोल भी कैसे रहा है मेरे सामने। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि शहरी भाई, कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून हुम ला यअलमून। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि क्या वो बराबर हो सकते हैं जो पढ़ ले, यानी जिन्होंने इल्म हासिल किया और जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया। तो कुरान ने तो बता दिया कि जो इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला उसके बुलंद दर्जात कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे इंसान को हकीर समझना शुरू कर दें, दूसरे की वैल्यू देना बंद कर दें, क्योंकि आप दिखने में समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये मैं इल्म जानता हूँ। अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा कौन है? इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसके अंदर तकवा है, परहेज़गारी है, गुनाहों से बचने से, अल्लाह से वो डरता है। चाहे वो इल्म हो या ना हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे कुछ भी, लेकिन अगर उसके अंदर अल्लाह से डर नहीं है, लोगों उसमें आज़ी नहीं है, तो अल्लाह क्या वो मकबूल नहीं है। तो अल्लाह के जो पैरामाउंट, जो अल्लाह ने जो कहना कि एक मीज़ान तोला है,
वो इंसान के इल्म को नहीं या इंसान की हैसियत को नहीं तोला, बल्कि अल्लाह ने तकवे को तोला है कि उसके अंदर तकवा होना चाहिए, उसके अंदर आज इनका सारी अल्लाह का डर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज जो मैं अभी एक बात ये करना चाह रहा था कि जिस तरीके से भाई ने फरमाया कि हम बच्चों को किस तरफ कैसे लेके जाएं कि उनके अंदर बदलाव आए, मैं फिर कहूँगा कि हम उनको ऐसी तरबियत दें कि वो ख़ुद ब खुद इस चीज़ को समझना शुरू जाए कि इल्म और तरबियत की क्या पोजीशन है। मिसाल देता हूँ, एक शख्स एक नक्शा बना रहा था, एक बुज़ुर्ग, और वो उनका काम था नक्शे बनाना, दुनिया के नक्शे बनाना। तो उन्होंने क्या कह रहा है, वो नक्शे जब थोड़ा सा मतलब तो वो कागज़ फाड़ के फेंक देते। तो उनका 4 साल का बच्चा था, वो उस कागज़ को जमा करता रहा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उस कागज़ को उसने सही करके लाकर अपने बाप को दिया और कहा ये दिए। तो देखा उसने जो नक्शे में जहाँ जब मुल्क थे वो बिल्कुल सही लगा दिए। तो उसने बाप ने कहा तुम 4 साल के हो और तुमने ये अमल कैसे कर लिया और तुम्हें कैसे पता लगा? तो उसने कहा अबू आप जरा पलट कर देखिए। तो पीछे एक तस्वीर थी। उसने कहा मैं तस्वीर को सही करता चला गया, ख़ुद ब खुद नक्शा बन गया। वजह यह है कि आज अगर हम चाहते हैं कि अपनी औलाद को बेहतर करना, ये करना, तो उन्हें हमें ऐसी मिसालें देनी होंगी जो हमारे इस्लाफ ने दी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दी कि इल्म की फ़जीलत क्या है, तरबियत का मकाम क्या है। क्योंकि रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान के इल्म को सीखे और औरों को सिखाए। तो इससे मालूम ये चला कि आज हम असल जो इल्म है कुरान का या तरबियत का जो हमें बताया गया, उससे हम थोड़ा सा दरकिनार हो गए। अच्छा मोहसिन भाई, एक और हमारे यहाँ जो ज़ाहिर माशी इशू है कि लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाते हैं और वो उन्हें कामों पे लगा देते हैं। कई जगहों पे तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो कहते हैं चलें जी ठीक है, अच्छा बच्चे ज़्यादा हैं, छोटे वाले को उसके घर लगा दो, बड़े वाले को उसके घर लगा दो। जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाते उनके लिए क्या हुक्म? बहुत ज़ोर सवाल। देखें, अल्लाह ताला हर औलाद के जो जितने भी माँ बाप हैं उनसे पूछेगा। हुजूर की हदीस ने फरमाया तुम्हारे अहल के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमने उन्हें क्या खिलाया, तुमने उन्हें क्या पहनाया और तुमने उन्हें क्या तरबियत दी और इल्म दिया। यानी रोज़े महशर बाप हो या माँ हो, दोनों से सवाल होगा कि तुमने उनकी तरबियत और तुमने जो इल्म दिया वो कैसा दिया। अगर माँ बाप ने उनका हक़ अदा ना किया तो इसकी पकड़ होगी, चाहे वो इल्म हो चाहे तरबियत हो। तो इसका मुराद ये नहीं कि आपने उनको, मैं कहूँ कि इंसान ने पैदा कर दिया तो आप जानवरों की तरह उन्हें कहीं भी छोड़ दें, नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि जब तक वो बुलूगत को ना पहुँच जाएँ, जब तक कि वो अक़ल व फ़हम में ना हो जाए, आपने उनकी इल्म का भी ख्याल रखना है और उनकी तरबियत का भी ख्याल रखना है। अच्छा, जो लोग ज़रूरतमंद बच्चों की किफ़ालत करते हैं तालीम के मामले में, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे छीनी जा सकती है सिवाय तालीम के, जो लोग बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में, उनका क्या सवाब है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा रहे या ना रहे उसको उसका सवाब मिलता है। यानी कि मरने के बाद भी आमाल बंद हो जाते हैं। कोई भी अमल ऐसा नहीं है जब तक ज़िंदगी है सब सवाब मिलेगा, ज़िंदगी ख़त्म आमाल आग का सवाब बनना बन। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मिलता है। पहला इल्म, अल्लाह की राह में माल लगा दिया जाए। दूसरा इल्म जो आप, दूसरी चीज़ क्या है, जो आपके फ़र्जंद जो नेक औलाद होगी। तीसरा इल्म ये है कि अब जो आपने माल ऐसे बच्चे के तालिब इल्म या किसी अल्लाह की राह में लगाया और ये बच्चा जब तक ये इल्म सीखता रहेगा, ये सिखाता रहेगा, बंदा हो या ना हो, अल्लाह उसका सवाब उसके अमान में देखता रहेगा। अच्छा मोहसिन भाई, इस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी ज़ाहिर बहुत सारे लोग जो है टेलीविज़न स्क्रीन देख भी रहे होंगे। सवाल मैंने हसन से भी किया था कि जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात आती है पेरेंट्स की जानिब से कि भाई हमारे बच्चों को ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि डेफिनेटली जैसे उन्होंने भी कहा और हम भी इस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करते कि किसी बच्चे को मारना शुरू कर दो, लेकिन ये जो आजकल एक प्रॉब्लम चल चुका है कि जी हमने स्कूल भी खरीद लिया है, टीचर भी खरीद लिया है और हमारे बच्चे के राइट्स बहुत हैं, शरीफ भाई, उनको थोड़ा सा कोई पैगाम? बहुत ज़बरदस्त बात आपने। देखिए शरीफ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ उस्ताद का जो मुकाम व मर्तबा है, वैसे ही माँ बाप का मर्तबा है, ऐसे ही उस्ताद का भी मर्तबा है। और कोई उस्ताद के मकाम व मर्तबे को नहीं खरीदना, क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, ये हदीस सुन लें। इस हदीस के बाद बात मुकम्मल हो जाती है। फ़द्लुल आलमी अलल आबिदी कफ़द्ली अना अदनाकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इल्म वाले यानी मुअल्लिम की, जो उस्ताद है, उसकी फ़जीलत ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत, यानी हुजूर फरमा रहे मेरी फ़जीलत एक अदना उम्मती पर है। अब सोचें, उम्मती कहाँ, मेरे नबी की ज़ात कहाँ।
मेरे नबी की ज़ात कितनी आला, यानी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात मेरे नबी की है। अल्लाह फरमा रहा है जो मुअल्लिम है, जो इल्म वाला है, जो उस्ताद है, उसकी फजीलत ऐसी जैसी मेरी फजीलत कहता अदना पदी है। तो हम कौन होते हैं कि उस्ताद को हम खरीद सकते हैं या उसको हम सुना सकते हैं? उसका अदब है। मसला यहीं पर आकर होता है कि आज जब वालिदैन शागिर्द के सामने अपने उस्ताद को डांटते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने मेरे भाई, तो फिर वो बताए कहाँ उस्ताद की कदर करेगा। तो बहुत ज़रूरत है कि आज उस्ताद की कदर हो, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। बिल्कुल जी, और ये सवाल करने का मकसद भी यही था कि हमारे यहाँ ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। मैं फिर एक दफ़ा ये बात कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि किसी बच्चे को मारा जाए, स्कूल में सख्ती की जाए, और इसमें कुछ ऐसे असातिज़ा भी हमारे सामने आते हैं जो इस तरह करते हैं, उनकी वीडियोज़ भी आती है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों के अंदर जो उनके टीचर्स हैं उनका एक एहतराम रखें। ज़ाहिर है जब आप एहतराम करेंगे तो ही आपका बच्चा भी एहतराम करेगा। हसन, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को? यही कि क्योंकि हम तालीम और तरबियत की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो तरबियत सीखेगा वो अपने पेरेंट्स से सीखेगा, और पेरेंट्स को रोल मॉडलिंग करनी है अपने बच्चों के लिए। अगर वो खुद अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स की, तो बच्चे उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वो आपस में हस्बैंड और वाइफ एक अच्छा कंडक्ट रिलेशनशिप शो करेंगे अपने बच्चों को, तो बच्चों के अंदर भी एक लविंग और केयरिंग, एक कंपैशनेट वाली एक चीज़ आएगी। अगर वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो नीडी और पुअर्स को ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। और फिर इसी तरीके से स्कूल की भी जिम्मेदारी आती है कि हम किस तरीके से उनके वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं, उनकी मॉरल इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हैं, उनके एथिक्स कैसे इनकलकेट कर रहे हैं, उनमें सिविक सेंस कैसे इनकलकेट कर रहे हैं। तो अगेन दोनों मिल के ही आगे लेके चलेंगे, और बच्चे इस मुल्क का असासा है, हमारे असासे हैं, और जो ना हमें इनको ही लेके चलना है, और हमें हम बड़े होके हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ उनको ही देनी है, ताकि वो भी एक नेक्स्ट जनरेशन आगे बिल्टअप हो। बिल्कुल ऐसे ही होता है, कहते हैं ना जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं। तो अब आप ये सोच लीजिएगा कि जो आप बो रहे हैं वही आप पाएंगे, आपके बच्चे जो हैं जो आप उन पे खर्च कर रहे हैं वही आपको मिलेगा। निशा, आपका कोई मैसेज देखने वाला हूँ? देखने वालों को, पेरेंट्स को यही कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में भी करें, और स्पोर्ट्स में ज़्यादा करें, स्पेशली फ़ीमेल्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ आपको फिज़िकली फ़िट नहीं रखता, आपको मेंटली भी फ़िट रखता है। क्योंकि आजकल आपको पता है डिप्रेशन हर किसी को हो रहा होता है, तो स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा मुझे जो हेल्प आउट किए। मैंने भी एक लाइफ का एक फ़ेज़ गुजारा है, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उस फेज़ से निकलने में मुझे स्पोर्ट्स ने हेल्प की है। सो यही मैं कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स की तरफ पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को बिल्कुल तमाम जो पॉजिटिव चीज़ें उन पे सपोर्ट करें। स्पोर्ट्स में अगर आपका बच्चा अच्छा है तो उसको बिल्कुल जो है वो मौका भी मिलना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पे आए, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।